प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज का यह व्याख्यान हम बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए जो भौतिक भूगोल से संबंधित है लेकर आए हैं। और आज के इस व्याख्यान की जो विषय वस्तु है वह है ज्वालामुखी। तो आज के इस व्याख्यान में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी क्रिया और ज्वालामुखी में क्या अंतर है, ज्वालामुखी की संरचना के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये आज के हमारे इस वीडियो का मुख्य विषय है। तो आइए हम चर्चा करते हैं ज्वालामुखी क्या है। दरअसल अगर हम बात करें तो करीब पिछले 3 दशकों से जो ज्वालामुखी से संबंधित जो जानकारियां हैं वो विशेष रूप से अध्ययन होती रही हैं। कुछ जो हमारी अभिनवकालीन ज्वालामुखी उद्गारों से पृथ्वी की आंतरिक भाग से निकलने वाली जो विशाल ऊर्जा है उसने हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है इसको विस्मित किया है, विस्मय में डाला है, आश्चर्यचकित किया है। यदि हम बात करें विश्व के प्रमुख जो ज्वालामुखी हैं उनकी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट सेंट हेलेंस 1980 में, इसी तरह से कोलंबिया के नेवेडो डेल रुइस 1985, जापान की बात करें तो माउंट उंजेन 1991, फिलीपींस में भी माउंट पिनातुबो 1991, चिली में माउंट हडसन 1992 और मैक्सिको में देखें तो पोपोकेटिपल 1994 और 2000। ये ऐसे उद्गार हुए हैं ज्वालामुखी के जिनमें इन उद्गारों की जो स्मृति है वो आज भी ताज़ा है। भयंकर उद्गार थे, बड़े उनके प्रभाव क्षेत्र रहे और बड़े ही उनके प्रभाव रहे। तो इनको लेकर के हमारे भूगर्भवेत्ताओं में, भूगोलवेत्ताओं में एक जिज्ञासा रही कि भाई इसके क्या कारण हैं, क्यों ये उत्पन्न होते हैं, किन क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं, क्या इसके लिए कोई भौगोलिक क्षेत्र भी जिम्मेदार हैं। इन तमाम बातों को लेकर के अध्ययन होते रहे हैं। हम सबसे पहले अब बात करते हैं कि ज्वालामुखी क्या है। देखिए, जनसाधारण की बात करें तो ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया को एक ही रूप में लिया जाता है, लेकिन वास्तव में भौगोलिक अध्ययन की दृष्टि से इनमें भेद है। ज्वालामुखी मूलतः एक छिद्र है। आप समझें, ज्वालामुखी वल्केनो बेसिकली एक विवर है, एक छिद्र है जो धरातल पर स्थित होता है और उस छिद्र के अंदर से, या वो एक दरार के रूप में भी हो सकता है, वो छिद्र एक पॉइंट हो सकता है और एक दरार के रूप में भी हो सकता है। तो वो जो छिद्र या दरार है, उस छिद्र या दरार में से भूगर्भ में से कुछ लावा निकलता है और उसके साथ कुछ गैसेज होती हैं, कुछ दूसरे ठोस पदार्थ हो सकते हैं, तो वो निकलते हैं। तो मूलतः ज्वालामुखी है एक छिद्र जो धरातल के ऊपर स्थित होता है। इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित करने की भी कोशिश की है। एक विद्वान हुए हैं वार्सेस्टर। तो वार्सेस्टर महोदय कहते हैं, ए वल्केनो इज ए वेंट और ओपनिंग यूजुअली सर्कुलर और नियरली सर्कुलर इन फॉर्म। या तो वो वृत्ताकार होता है या वृत्ताकार के आसपास होता है। नॉर्मली वार्सेस्टर कहते हैं एक छिद्र है थ्रू विच heated materials consisting of gases, water, liquid lava and fragments of rocks are ejected from the
highly heated interior of the surface of the earth। अर्थात ज्वालामुखी प्रायः एक गोलाकार छिद्र होता है जिससे होकर के पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से गैस, जल, तरल लावा, शैलखंड इत्यादि भूपटल पर निष्कासित होते रहते हैं। ये वार्सेस्टर महोदय ने ज्वालामुखी को परिभाषित करते हुए बताया। ठीक इसी प्रकार के विचार एक दूसरे विद्वान हैं आर्थर होम्स। तो आर्थर होम्स ने भी अपने विचार ज्वालामुखी को लेकर के प्रकट किए और वो कहते हैं कि ज्वालामुखी मुख्य रूप से एक दरार या छिद्र होता है। दरार भी हो सकता है और छिद्र भी हो सकता है जिसका संप्रेषण पृथ्वी के अभ्यंतर से होता है, मतलब जिसका संपर्क पृथ्वी के भीतरी भाग से भूगर्भ से होता है, जिसमें लावा का प्रवाह, तप्त जल का फव्वारा या गैसों और ज्वालामुखी धूल का प्रस्फोटी उद्गार धरातलीय सतह के ऊपर होता है। तो आर्थर होम्स के अनुसार भी ज्वालामुखी या तो छिद्र रूप में होता है या दरार के रूप में होता है। और इसी तरह से एक अन्य विद्वान की परिभाषा पर हम ध्यान देते हैं, प्रोफेसर गीकी हैं। तो प्रोफेसर गीकी के अनुसार ज्वालामुखी एक शंक्वाकार पर्वत है जिसका संबंध एक नली द्वारा भूगर्भ से होता है। इस नली से जल, वायु, उष्ण गैस, तरल लावा, ठोस शैलखंड आदि पदार्थ भूपटल से बाहर निकलते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि गीकी ने तो शंक्वाकार पर्वत कहा, लेकिन शंक्वाकार पर्वत वास्तव में ज्वालामुखी का परिणाम है, स्वयं ज्वालामुखी नहीं होता। लेकिन आर्थर होम्स की परिभाषा की बात करें, यदि हम वार्सेस्टर महोदय की परिभाषा की बात करें, तो ज्वालामुखी का जो अर्थ है वो एक छिद्र के रूप में होता है। ठीक इसी प्रकार से मॉन्क हाउस नाम के विद्वान हुए हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये वल्केनो कंसिस्ट्स ऑफ वेंट or opening on the surface of the crust through which materials is forced in an eruption। अर्थात ज्वालामुखी भूपटल के वे छिद्र हैं जिनसे भूगर्भ का मैग्मा आदि पदार्थ उद्गार के रूप में धरातल के ऊपर बाहर निकलता है। तो कुल मिलाकर के इन विद्वानों की परिभाषाओं से ये स्पष्ट हुआ कि ज्वालामुखी धरातल पर स्थित वे छिद्र या दरार हैं जिनमें से होकर भूगर्भ से आने वाला लावा, तप्त लावा, गैसेज और दूसरे कुछ ठोस पदार्थ धूल के रूप में, राख के रूप में निकलने वाले पदार्थ निष्कासित होते हैं। तो ये है ज्वालामुखी। अब बात आती है ज्वालामुखी क्रिया क्या है। ज्वालामुखी क्रिया बहुत सरल सी बात यह है कि जिस क्रिया के द्वारा ये घटना घटित होती है ज्वालामुखी विस्फोट की, वह क्रिया ज्वालामुखी क्रिया कहलाती है। जो ज्वालामुखी की विनाशकारी और हृदय विदारक घटना है या प्रक्रिया है, उसमें हम जो चीज़ें शामिल करते हैं उनको आप यूँ समझ सकते हैं कि इनमें मैग्मा का बनना, एक शब्द है मैग्मा और एक लावा, इनको भी समझने की ज़रूरत है। मैग्मा जब हमारी पिघली हुई चट्टानें भूगर्भ के अंदर होती हैं तो उनको मैग्मा कहा जाता है, और जब वही जो चट्टानों का पिघला हुआ रूप है धरातल पर आ जाता है तो उसको लावा कहते हैं। तो दरअसल स्थिति को लेकर के फर्क है, इसमें कोई रचनात्मक भेद नहीं है मैग्मा और लावा में। तो मैग्मा जो भूगर्भ के अंदर निर्मित होता है, उस मैग्मा निर्माण से, गैसों के निर्माण से लेकर के और फिर उसका बाहर आने तक की जो क्रिया है, दैट इज कॉल्ड वल्केनिसिटी या वल्केनिज्म, मतलब ज्वालामुखी क्रिया इसको कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ज्वालामुखी की जो रचना है वो कैसी होती है, ज्वालामुखी की संरचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर क्या है ज्वालामुखी का।
ज्वालामुखी के स्ट्रक्चर की यदि हम बात करते हैं तो ज्वालामुखी में जैसा हमने बताया कि धरातल के ऊपर एक छिद्र होता है या एक दरार होती है, और जो छिद्र या दरार है उसका नीचे की तरफ एक पाइप से संबंध होता है, एक नलिका जैसी रचना होती है, पाइप जैसी रचना होती है, उससे उसका संबंध होता है। और वो जो पाइप है वो गहराई में जाकर के भूगर्भ में एक ऐसे चैम्बर से जुड़ा हुआ होता है, एक ऐसे विशाल भाग से जुड़ा हुआ होता है जिसमें मैग्मा, गैसेज इत्यादि भरी रहती हैं, जलवाष्प इत्यादि भरा रहता है। तो वो जो गैसेज हैं, जलवाष्प है, मैग्मा है, वो उस पाइप के द्वारा भूगर्भ से ऊपर की ओर धकेला जाता है, क्योंकि गैसेज का जलवाष्प का फोर्स होता है, उस फोर्स के कारण वो ऊपर धकेल दिया जाता है। और जो पाइप है, एक नलीनुमा जो रचना है, उसके द्वारा वो धरातल पर आ जाता है, और धरातल पर आकर के वो बाहर निकल जाता है। और बाहर जैसे ही मैग्मा निकलता है तो उसको हम लावा के नाम से जानते हैं। कभी कभी स्थितियां ऐसी भी होती हैं कि वो बाहर नहीं निकल पाता, और वो धरातल के नीचे ही, चूंकि फोर्स कम होता है, इस कारण से धरातल के नीचे जहाँ भी चट्टानों के मध्य स्थान रिक्त दिखाई देता है, उसको जमने के लिए जगह मिल जाती है, तो वो वहीं पर जम जाता है और वो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों के रूप में उनका रूप ले लेता है। तो ये इसकी रचना है, जिसमें एक छिद्र या दरार धरातल पर है, वो जुड़ा हुआ है एक पाइप से, और जो पाइप है वो जुड़ा हुआ है हमारे भूगर्भ में एक मैग्मा के चैम्बर से। तो इस तरह से ये हमारे ज्वालामुखी की संरचना है। तो आज के इस व्याख्यान में इतना ही, और अगला जो व्याख्यान है उसमें हम बात करेंगे ज्वालामुखी क्रिया के कारण इत्यादि को लेकर के। हाँ, एक बात और इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो छिद्र होता है धरातल के ऊपर, ये छिद्र जब बहुत बड़ा हो जाता है, कभी कभी बहुत विशाल हो जाता है, और विशाल जब हो जाता है तो इसको काल्डेरा के नाम से भी जानते हैं, इसको काल्डेरा कहा जाता है। और इस काल्डेरा में से, इस छिद्र में से जो लावा निकलता है वो जम जाता है आसपास के क्षेत्र में। अगर ज़्यादा गाढ़ा होता है तो निकटवर्ती क्षेत्रों में जम जाता है, उससे शंकु का निर्माण हो जाता है, कॉन्स बन जाते हैं, शंकुआकार पर्वतों की रचना हो जाती है। और यदि वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, पतला है, तो वो दूर तक फैल जाता है और उनसे पठारों की या मैदानों की रचना होती है। यद्यपि इनकी जो रचनाएं हैं, इनसे जो निर्माण होते हैं, निर्मित स्थलाकृतियां हैं, उनका हम अलग से जिक्र करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा संक्षेप में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ कि आज की जो व्याख्यान में हमने ज्वालामुखी क्रिया और ज्वालामुखी की संरचना के ऊपर आपको जानकारी देने का प्रयास किया, वो आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से सुने, समझें, तो आपके लिए लाभदायक रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।